हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। और मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12th का इंग्लिश, जिसका कि पहला टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में किसी भी चैप्टर को देखने से पहले, कहानी को पढ़ने से पहले उस चैप्टर को देखना ज़रूरी होता है कि आखिर वो चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक आखिर है क्या। उस टॉपिक को पहले देखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे राइटर को देखेंगे, उसको जो लिखा है उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में कहानी को देखेंगे। तो ये हमारा रहेगा सीरियल। पहले देखेंगे टॉपिक, उसके बाद राइटर के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में कहानी को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या, हमारी कहानी का नाम क्या है। तो नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। तो इसमें दो चीज़ें आई हैं, सभ्यता एवं संस्कृति। तो सबसे पहले यही समझना होगा कि सभ्यता और संस्कृति आखिर है क्या। देखिए, आप लोगों में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे कि सभ्यता और संस्कृति एक ही चीज़ है, फर्क मालूम नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा क्या, बहुत फ़र्क है। सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी फ़र्क है, इसी को पहले हमें देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले सभ्यता। सभ्यता क्या होती है, और फिर देखेंगे संस्कृति। सभ्यता का मतलब होता है बाहरी चीज़। सभ्यता का मतलब होता है बाहरी चीज़, और संस्कृति का मतलब होता है अंदरूनी चीज़। मतलब आप कुछ भी बाहर से है ना, वो सभ्यता है, और जो आप अंदर से हैं वो संस्कृति है। जैसे आप क्या खाते पीते हैं, आप क्या पहनते उठते हैं, आपकी बोलचाल कैसी है, ये सब बाहर से दिखने वाली चीज़ है ना, तो ये सब सभ्यता में आएगी। आप क्या खाते पीते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, ये सब सभ्यता के अंदर आएगी। लेकिन आपका सोच क्या है, आपका दर्शन क्या है, आपकी विचारधारा कैसे हैं, यानी कि आपकी सोच, आपकी चिंतन यानी कि दर्शन, और आपकी विचारधारा, ये सब क्या है, अंदरूनी चीज़ है ना। ये सब दिखती थोड़ी ना है, बाहर से नहीं दिखेगी। आपकी सोच, आपका चिंतन क्या है, आपका दर्शन क्या है, आपकी विचारधारा कैसी है, आपकी विचारधारा आखिर है क्या, तो ये सब अंदरूनी चीज़ें हैं किसी भी इंसान की। तो इसी को क्या कहेंगे, संस्कृति। मतलब सभ्यता का मतलब हुआ बाहरी चीज़, और संस्कृति का मतलब हुआ अंदरूनी चीज़। अगर मैं किसी फूल को सभ्यता मान लूँ, तो फूल के महक को क्या मानूंगा, संस्कृति। देखिए, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये सब किस में आती है, सभ्यता में। और दर्शन, चिंतन, विचारधारा, ये सब किस में आती है, संस्कृति में। तो अब बताइए कि एक बिहारी आदमी मान लीजिए किसी बड़े शहर में जाता है, मान लीजिए दिल्ली गया। एक बिहार का कोई बंदा, एक मिथिला का कोई बंदा मान लीजिए दिल्ली जाता है। वो पहले मिथिला में जब था तो धोती कुर्ता पहनता था, वो खाता क्या होगा, तो वही मुढ़ी कचौड़ी। और अब मान लीजिए वो दिल्ली जाता है, तो दिल्ली में क्या करेगा, दिल्ली में देखा देखी करेगा लोगों की। वो जीन्स पहनना शुरू करेगा, वो टी शर्ट पहनना शुरू कर देगा। अब वो मुढ़ी और कचौड़ी के बदले में क्या खाना शुरू कर देगा, पिज्ज़ा और बर्गर। तो यानी कि उसका खान पान, उसका रहन सहन, ये सब क्या हो गया। अब वो पहले जो यहाँ मैथिली बोलता था या फिर कोई और दूसरी भाषा, अब वहाँ जा कर के एकदम तेरे को मेरे को करने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगी, बोलचाल भी उसकी बदल गई। तो यानी कि हम यहाँ से जैसे ही दिल्ली गए, बिहार से या मिथिला से जैसे ही दिल्ली गए, तो हमारी सभ्यता बदल गई, बहुत हद तक बदल जाती है। लेकिन संस्कृति के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या वो संस्कृति अपना बदल पाएगा। देखिए, सभ्यता बदलना जो है ना, बहुत ही आसान होता है। ये बहुत जल्दी से सभ्यता को आप बदल सकते हैं। आप क्या खाते पीते हैं, क्या उठते पहनते हैं, कहीं दूसरे जगह गए और देख लिए कि वो कुछ और कर रहा है, तो हम तुरंत जो है खुद को उसमें ढाल लेंगे, उसके अनुरूप कर लेंगे। यानी कि सभ्यता में खुद को ढालना जो है बड़ा ही आसान होता है। लेकिन अपना सोच जो है, अपनी सोच को बदलना, विचारधारा को बदलना उसके अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए ना, मान लीजिए कि इंडियन अमेरिका जाता है, वो देखा देखी से तो वो भी क्या करेगा, जींस पहनना शुरू करेगा। मान लीजिए पहले धोती कुर्ता पहनता था, अब अमेरिका में जाके जीन्स और टी शर्ट पहनना शुरू कर देगा। यानी कि सभ्यता तो बदल लिया, लेकिन यहाँ की जो दर्शन थी ना कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है,
अब अमेरिका में जाकर क्या हो जाएगा, अमेरिका वाला तो ये नहीं मानता है, अमेरिका वाला तो कुछ और ही मानता है कि एकदम अपने में लीन है। लेकिन हमारा क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई इंडियन अमेरिका जाता है तो भले ही वो अपनी सभ्यता को बदल ले, लेकिन संस्कृति को जल्दी वो नहीं बदल पाएगा। समझ गए बात? दैट मीन्स सभ्यता जो है को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। इतनी बात समझ गए? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि उसके राइटर के बारे में, इस चैप्टर को जिसने लिखा है उसके बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर को दोस्तों किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा। नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा इनका, महात्मा गांधी। हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं, या यूँ कहें कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर थे आज़ादी के समय तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद यही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारी आज़ादी के लिए। तो दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से महात्मा गांधी के बारे में 5-7 लाइन अगर देख लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चूँकि ये बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं हमारे देश के, इसलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना जो है ना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों पहले महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता पुतलीबाई से शादी करने से पहले 3 और शादी कर चुके थे, यानी कि महात्मा गांधी जी की मां से शादी करने से पहले उनके पिताजी 3 और शादी कर चुकी थी। लेकिन तीनों पत्नियां जो हैं गर्भ के दौरान, प्रसव के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि महात्मा गांधी जी अपने पिताजी के चौथे बीवी के संतान थे। जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ उस समय इनके पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान हुआ करते थे। दीवान मतलब उस समय समझिए कि प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय लोकतंत्र तो था नहीं, हम लोग गुलाम थे और यहाँ पे कई जगहों पे अंग्रेज़ों का राज था और कई जगहों पर राजा महाराजाओं का था। तो पोरबंदर उस समय राजा के अंदर थे। तो पोरबंदर में जो है एक रियासत था, उस रियासत के इनके पिताजी क्या थे? दीवान थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो आप समझिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो है किसी गरीब फैमिली में नहीं हुआ था, ठीक ठाक फैमिली में जन्म हुआ था। उनके पिताजी अच्छे खासे सुखी संपन्न थे। अब क्या होता है कि जन्म के बाद जब ये मात्र 13.5 साल के थे तो इनकी शादी कर दी जाती है। मात्र 13.5 साल के, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि उस समय बाल विवाह प्रचलन में था हमारे यहाँ। तो इनकी भी शादी मात्र 13.5 साल में कर दी गई थी 1883 ईस्वी में, और उनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उनकी वाइफ जो है इनसे 6 महीना बड़ी थी, यानी कि जब शादी हुई थी इनकी तो इनका उम्र 13.5 साल था, जबकि इनकी वाइफ का उम्र 14 साल था। 1885 ईस्वी में इनको पहला संतान होता है, हालांकि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। फिर उसके बाद 1888 में इनको दूसरा संतान होता है जो कि जिंदा बचते हैं। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी जी बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई ज़्यादा तेज नहीं थे और नहीं ज़्यादा कमज़ोर भी थे, ये इनके एवरेज स्टूडेंट थे। आप लोग जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में जब जानते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग बचपन से खूब तेज थे। हालांकि गांधी जी के बारे में ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी एक एवरेज स्टूडेंट थे, हम ही और आप ही की तरह थे। ये जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन पोरबंदर से ही पूरी किए थे और 10th का एग्ज़ाम जो है ये राजकोट से दिए थे, 10वीं। हालांकि इन दोनों एग्ज़ाम में जो है ये कोई ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, बस जैसे होता है एक एवरेज स्टूडेंट का वैसा ही किए थे। लेकिन चूँकि ये बड़े फैमिली से आते थे इसलिए इनके फैमिली वाले चाहते थे कि मेरा बेटा यानी कि गांधी जी क्या बने, तो बैरिस्टर बने, यानी कि वकालत करे। लेकिन गांधी जी पढ़ने लिखने में उतने तेज थे नहीं, इनको अच्छा लगता ही नहीं था। तो ये बहुत ही नाखुश रहते थे अंदर से, तो क्यों फालतू में मुझे वकालत करने के लिए कह रहे हैं मेरे फैमिली वाले। लेकिन ऐसा हो ना सका, उन्हें वकालत करना ही था। और इसके लिए वो क्या किए, उनको 1888 ईस्वी में ही 4 सितंबर 1888 में ही इनको जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता है।
वकालत की पढ़ाई करने के लिए। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ आजकल भी होता है कि बेटा घर पे शाकाहारी था और जैसे ही दिल्ली गया, पटना गया, तो हो जाता है चलो अंडा खाना शुरू कर देते हैं, बकरी खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि सब कुछ खाना शुरू कर देता है, दारू पीना शुरू कर देते हैं। तो यही सब बात जो है ना, महात्मा गांधी की माँ को भी डर था कि कहीं मेरा बेटा भी इंग्लैंड जाके ये सब करना शुरू ना कर दे। इसलिए उनकी माँ जो है ना थोड़ी सी घबरा रही थी कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे बेटा को। तो बाकी घर वालों की मदद से जो है उनकी माँ को समझाया गया और साथ में गांधी जी से वचन लिया गया कि अपनी माँ को वचन दो कि तुम ये सब नहीं करोगे। तो अंत में महात्मा गांधी ने अपनी माँ को 3 वचन दिया था। क्या क्या वचन दिया था? तो पहला कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे, दूसरा हम कभी भी मांस और मछली नहीं खाएंगे, और तीसरा हम किसी पराये औरत के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। यही 3 वचन दिए और इन 3 वचनों को सुनने के बाद उनकी माता ने हामी भरी कि हाँ अब जाओ। जब वो इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड जाने के बाद वो लंदन में अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं। 1889 से 91 तक, यानी कि 3 सालों में उनकी ये पढ़ाई पूरी हो जाती है। और पढ़ाई पूरी करने के बाद 1891 में वो वापस इंडिया आ जाते हैं। वापस इंडिया आने के बाद वो मुंबई और गुजरात के राजकोट में वकालत शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि ये शुरुआत से ही थोड़े धार्मिक टाइप के आदमी थे, ज़्यादा झूठ नहीं बोलना, ये सब नहीं करना। लेकिन आप तो जानते हैं कि वकालत में जब तक आप झूठ नहीं बोलिएगा आपका धंधा चलने वाला है नहीं। और साथ में ये बोलने में भी शुरू में जो है ना थोड़े से हिचकिचाते थे, इनकी बात फंस जाती थी। तो ये यानी कि ये अच्छे वक्ता भी नहीं थे, और साथ में जो वकालत के लिए होना चाहिए झूठ बोलना, वो भी इनके डीएनए में नहीं था। तो इसलिए इनकी वकालत चली नहीं। तो ये हार थक के अब सोचे कि हम करें तो करें क्या, हमारी वकालत भी नहीं जमी, अब क्या करें। तो उन्होंने गुजरात में ही, राजकोट में ही जो है हाई स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई किया कि चलो अब टीचर ही बन जाते हैं। लेकिन संजोग देखिए दोस्तों कि उनकी टीचर के लिए जो अप्लाई किए थे वो फॉर्म भी उनका रद्द हो गया, यानी कि वो अब टीचर भी नहीं बन पाए। दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर ईश्वर किसी से कोई बड़ा काम कराना चाहते हैं ना, तो उनके साथ ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं। अगर मान लीजिए गांधी जी उस समय हाई स्कूल में टीचर बन गए होते या फिर वकील ही बन गए होते, तो आज हम लोग उस गांधी जी को नहीं जान पाते जिनको कि आज हम लोग जानते हैं। समय का चक्र चला, अब वो न टीचर बन पाए न सफल वकील बन पाए। 1893 आता है। 1893 में आप लोग जानते होंगे कि जिस समय हमारा देश गुलाम था, उसी समय दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का ही राज था, और वहाँ पे रंग भेद की नीति बहुत जोरों पे थी। तो एक थे दादा अब्दुल्ला, हमारे भारतीय मूल के थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। दादा अब्दुल्ला, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी आइए दक्षिण अफ्रीका और हम लोगों का मुकदमा जो है यहाँ पर आप लड़िए। तो गांधी जी उन लोगों की बात को मानते हुए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं मुकदमा लड़ने के लिए। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये दक्षिण अफ्रीका शुरुआत में जाते हैं, और जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। दोस्तों आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि जितना छुआछूत हम लोग कहते हैं इंडिया में थी, उससे कहीं ज़्यादा छुआछूत जो है ना, भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग कालों के साथ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो एक जानते होंगे कि कगिसो रबाडा है और एक दूसरा है एबी डिविलियर्स। दोनों ही दक्षिण अफ्रीका का ही हैं, लेकिन आप दोनों का कलर देखिएगा, एबी डिविलियर्स गोरे होंगे और कगिसो रबाडा काले होंगे। मतलब जो काले दिखते हैं ना शकल से, वो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हैं, और जो गोरे वाले हैं वो कहीं यूरोप से आए हुए हैं। तो जो काले लोग थे उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती हो रही थी दक्षिण अफ्रीका में, उन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही भेदभाव हो रहा था। और साथ में हमारे इंडियन मूल के जो थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, उनके साथ भी यही हाल था। 1893 ईस्वी के आसपास दक्षिण अफ्रीका में जो है 3 तरह के भारतीय रहते थे। 3 तरह के। कौन कौन? तो पहला था अनुबंधित मजदूर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम करते थे वो, और ऐसे लोग जो थे
वो गन्ना के खेतों में काम करते थे। दूसरे थे मुस्लिम व्यापारी, और तीसरे थे गैर अनुबंधित मजदूर, यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था लेकिन अब वो लोग वहीं पे बस गए थे। ये 3 तरह के लोग थे, यानी कि जो भारतीय लोग थे उसमें 3 कैटेगरी था दक्षिण अफ्रीका में। और इन तीनों के साथ भी जो है ना घोर अन्याय हो रहा था वहाँ पे। इन तीनों के साथ भी, दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोगों के साथ जैसा हो रहा था व्यवहार, वैसा ही इन लोगों के साथ भी हो रहा था। मतलब 9 बजे के बाद ये लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इन लोगों को भेड़ और बकरियों की तरह, जैसे होता है ना कि भेड़ और बकरियों को जैसे ही रात हुआ तो बाहर से जो है ताला लगा दो, ये अंदर में पड़ा रहेगा, वैसे ही इन लोगों के साथ किया जाता था। इन लोगों को अंदर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता था। साथ में ये लोग किसी भी सार्वजनिक स्थल पे कभी भी जा ही नहीं सकते थे। इतना होता था इन लोगों के साथ भेदभाव। जब गांधी जी जाते हैं तो गांधी जी इन सब चीज़ों को देखते हैं। शुरुआत में इन लोगों को इनको पता चलता रहता है, लेकिन हद तब हो जाती है तब एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया को एक ट्रेन से जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक टीटी जो है गांधी जी को टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतार देते हैं। तो इससे गांधी जी को अपने आत्मसम्मान पे बहुत आघात पहुंचता है। उनके दिल को बहुत चोट पहुंचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हुआ। दोस्तों यहाँ पे एक सिद्धांत याद रखिए अनुकूलन का। अनुकूलन का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए आप एक टब लीजिए, बर्तन बड़ा सा, और उसमें पहले से पानी डाल दीजिए, ठंडा पानी, और फिर क्या कीजिए उसमें एक मेढक को लाके डाल दीजिए और फिर नीचे से आंच लगाइए। धीरे 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 उस पानी को गर्म कीजिए, बहुत धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखिएगा कि मेढक उसमें से भागेगा नहीं। मेढक को पता भी नहीं चलेगा कि मुझे गर्म किया जा रहा है, क्योंकि वो उस पानी के जो गर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालता जा रहा है, धीरे धीरे ढालता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा तो मेढक को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन वो मर जाएगा खुद ब खुद। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, बर्तन में पहले से खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और बाहर से किसी मेढक को लाके डाल दीजिए। अब क्या होगा, अब वो मेढक सीधे छलांग मार देगा, वो उसमें रुकेगा ही नहीं। तो उसके साथ क्या हुआ, वो मेढक जो है उस गर्म पानी के साथ खुद को अनुकूलन नहीं कर पाया। तो यही बात जो है ना गांधी जी के साथ हुई। जो वो लोग थे 3 तरह के लोग, उन लोगों के साथ पहला वाला सिचुएशन हुआ था। उन लोगों को पता भी नहीं था कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो चुकी है। वो लोग उसमें खुद को ढाल चुके थे, गुलामी को अपनी नियति मान चुके थे। लेकिन चूंकि गांधी जी तो इधर से गए थे, इंडिया से, और ज़्यादा कहे तो इंग्लैंड से, इनके साथ जब भेदभाव हुआ तो ये उसमें से कूदे उस मेढक की तरह, और उन्होंने इसका विरोध किया। अब ये जो है कुछ ज़्यादा ही मुखर हो गए और इन्होंने सोचा कि अब तो इन अंग्रेज़ों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये लोग इतना भेदभाव करेंगे क्या हमारे साथ, हम काले हैं तो क्या हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी जान से अपनी वकालत शुरू करते हैं और वहाँ पे खूब मेहनत करते हैं, भारतीयों का खूब हेल्प करते हैं। एक उनके राजनीतिक गुरु के नाम सुने होंगे आप लोग, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। वो भी वहाँ पे सक्रिय थे दक्षिण अफ्रीका में। तो उनके साथ मिलकर के जो है ये खूब काम किए। और वहाँ पे भेदभाव का आलम ये था कि अगर आप वहाँ पे ईसाई तरीके से शादी नहीं करते थे, चाहे आप हिंदू तरीके से विवाह करते थे, चाहे मुसलमान तरीके से निकाह करते थे, तो उसको मान्यता नहीं मिलती थी। आपको ईसाई तरीके से शादी करना होता था, भले ही आप हिंदू हो या मुसलमान हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही जुल्म था। तो इन सब को लेकर के जो है गांधी जी और उनके गुरु जी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले खूब विरोध किए और इसमें सक्सेसफुल हुए। और लास्ट में जो है ईसाई विवाह के अलावे मुस्लिम निकाह को और हिंदू विवाह पद्धति को भी मान्यता वहाँ पे मिली। तो ये तो बात होगी गांधी जी की अफ्रीका में। अब क्या होता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, यानी कि लगभग 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को जो है हमारे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत वापस लौटे थे। और इससे पहले दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, उसको हम लोग भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और पूरी दुनिया जो है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को।
30 जनवरी 1948। तो उस दिन को जो है हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज़ और दोस्तों जानिए कि महात्मा गांधी जो है उनका टाइटल क्या है? गांधी। गांधी टाइटल है ना। तो ये गांधी एक गुजराती शब्द है। गांधी एक गुजराती शब्द है जिसका कि अर्थ होता है पंसारी। पंसारी यानी कि बनिया। गांधी का अर्थ होता है बनिया, गुजराती शब्द है। अगर इसको हिंदी में करेंगे तो हिंदी में गांधी को बोलते हैं गंधी। क्या बोलते हैं? गंधी। और गंधी का मतलब होता है इत्र बेचने वाला। तो कुल मिला के ये भी वही हुआ, इत्र बेचने वाला, वो भी तो बनिया ही हुआ ना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं परफ्यूमर। ठीक है, गुजराती में गांधी, हिंदी में गंधी और इंग्लिश में परफ्यूमर। क्या बोलेंगे? परफ्यूमर। अब देखिए दोस्तों, गांधी जी को 3 नामों से बुलाते हैं हम लोग। एक तो बापू कहते हैं, एक राष्ट्रपिता कहते हैं और एक महात्मा कहते हैं। तो महात्मा ऐसा कहा जाता है कि उसको सबसे पहले डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बापू उनके अनुयायी लोग बोले थे उनको। और राष्ट्रपिता उनको सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी में बोला था। बापू का मतलब होता है पिता। बापू भी एक गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है पिता। और देखिए, अब ये तो बातें हुई इनके बारे में इंडिविजुअल, तो क्या इनका जीवन था। लेकिन अब जानिए 1915 में जब भारत वापस आते हैं तो उनके बाद ये क्या करते हैं। तो 1915 ईस्वी में भारत आने के बाद ये सबसे पहले जो है अपने गुरुजी के कहने के अनुसार, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहे अनुसार, ये खुद को जो है ना एकदम साइलेंट रखते हैं इंडिया में, कुछ नहीं। 1915 में आते हैं, एकदम चुपचाप देखते हैं कि आखिर इंडिया में हो क्या रहा है। आते ही एक आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद में। लेकिन कुछ ही सालों के बाद, 1 साल के बाद जो है वहाँ पे प्लेग फैल जाता है। और प्लेग फैलने के कारण जो है अब वो अपना आश्रम वहाँ से स्थानांतरित करके साबरमती में लेके चले जाते हैं। बगल में है साबरमती नदी, उसके किनारे में अपना आश्रम जो है स्थानांतरित कर देते हैं। इस बीच में 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। उस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। तो उस अधिवेशन में बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि देखिए बापू, हमारे यहाँ जो है चंपारण में किसानों के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है, तो कुछ कीजिए आप। तो शुरुआत में तो गांधी जी खूब मुकरे कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, अभी हम इस सब करने के मूड में नहीं हैं। लेकिन जब राजकुमार शुक्ल जी ने बार बार इनसे आग्रह किया तो ये मान गए और ये बिहार आने को तैयार हुए। उस समय जयप्रकाश नारायण जी के ससुर भी बिहार में बहुत सक्रिय थे। तो उन सब के साथ जो है मिलके गांधी जी यहाँ आए बिहार, यानी कि चंपारण। और यहाँ पे एक 3 कठिया प्रथा चल रही थी। यहाँ पे 3 कठिया प्रथा, यानी कि नील की खेती आप लोग जानते होंगे ना, यानी कि आप 20 कट्ठा जब अगर खेती करते हैं तो उसमें 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन 1917 के आसपास में क्या हुआ था कि यूरोप में, जर्मनी में कृत्रिम रंगों का जो है आविष्कार हो गया था, डाई का। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन नील का जो है ना, इन नील की डिमांड घट गई थी मार्केट में। तो अब डिमांड घट गई तो इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ जो बागान मालिक थे, जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, वो लोग सोचे कि चलो अब इसको बंद करते हैं खेती को। तो इससे तो खुश हो गए थे किसान कि चलो अब कम से कम इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब जुल्म ये करने लगे वो लोग, अंग्रेज लोग, कि उन लोगों पे अतिरिक्त टैक्स भर दिया, वो लगा दिया था कि टैक्स और भरो तुम लोग। तो इस जो टैक्स पहले से दे रहे थे किसान लोग, उससे कुछ ज़्यादा ही टैक्स अब जो है उन लोगों को देने के लिए बोला गया। तो इससे वो लोग परेशान थे। तो अब गांधी जी आते हैं बिहार और अपनी बात मनवा के अंग्रेज़ों से वो टैक्स जो है माफ़ करवाते हैं। और 1917 के बाद जो है मात्र 10 सालों के अंदर जो है चंपारण से अंग्रेज़ों का सफाया हो गया। मात्र 10 सालों के अंदर जो अंग्रेज़ यहाँ से निकल गए। और इस प्रकार से गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था बिहार के चंपारण में हुआ, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते हैं। और यही हमारा गांधी जी का पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ, वही उनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद गांधी जी बहुत सारे काम करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से गांधी जी इतना बड़ा शख्सियत है कि जिनके बारे में अगर एक वीडियो में बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे 2 पार्ट में कर दिया जाए। अगर आप लोग चाहेंगे कि अगला पार्ट भी आए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ देखना चाहेंगे, तो हम दूसरा वीडियो भी बना देंगे, दूसरा पार्ट भी बना देंगे। लेकिन अभी बस 1 मिनट में ये समझ लीजिए कि 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलाए थे ये। 1918 में ही एक खेरा सत्याग्रह चलाए थे। 1919 में तो जानते ही होंगे क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, और उसके बाद जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने उसी समय असहयोग आंदोलन चलाया था। और उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जो कि इनका सबसे लास्ट का आंदोलन था, यानी कि अंतिम आंदोलन इनका यही था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। और उसके बाद तो जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 में इनकी हत्या कर दी जाती है 30 जनवरी 1948 को, जिस दिन को जो है हम लोग भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इनकी हत्या क्यों की गई, भारत कैसे आज़ाद हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, इन सबको हम डिटेल में अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में समझा देंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हालांकि इससे पहले दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, हम गांधी जी की जीवनी देख रहे थे ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो बायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटो बायोग्राफी, जिसमें कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। यानी कि अगर कोई खुद के लाइफ के बारे में लिखता है, कोई खुद के लाइफ के बारे में लिखता है तो उसे ही बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, स्वयं के बारे में लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि सेल्फ लाइफ टू राइट, यानी कि सेल्फ के लाइफ के, यानी कि खुद के लाइफ के बारे में लिखना ही क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सच के साथ मेरे अनुप्रयोग। और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को अब यही रोकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय।